हेलो फ्रेंड्स, अपने इम्पोर्टेंट जजमेंट की प्लेलिस्ट में आज हम टिस्का चैनल के माध्यम से एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं। और इसमें एक ऐसे केस का जिक्र होगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को प्रोवाइड करा सकती है, क्या आरक्षण दे सकती है गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेज की सीट्स में। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और ये 1951 में लड़ा गया था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई रंजन के बीच में। इसमें ये भी इस केस में हमें ये भी पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुप्रीम कौन है, दोनों में आखिर बड़ा कौन है, ये हमें इसमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती दोराई रंजन एक केस था, एक लैंडमार्क केसेस को कहा जाता है, क्योंकि डिलीवर किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किया गया था, इसका जो केस का पूरा डिलीवरेंस हुआ था वो पूरी तरीके से रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो हमने इंपॉर्टेंट जजमेंट की प्लेलिस्ट में 1950 में जो केस लड़ा गया था उसके बारे में डिटेल में बताया था। उसके साथ ही ये भी लड़ा गया था, और इससे इन दोनों की मदद से फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि जो रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर था, जहाँ तक जर्नलिज्म की चीज़ों को लेकर। तो और ये जो चंपकम दोराई रंजन रिजर्वेशन के केस को लेके है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब्स में एडमिशन के लिए होता है उसके या जॉब के लिए होता है, उसके लिए ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंस था। तो दोनों को मिला के फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में। और ये रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस लड़ा गया था 1950 में, और स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई रंजन केस लड़ा गया था 1951 में। तो इसमें जो स्टेट ऑफ मद्रास था वो पिटिशनर था जिसने पिटिशन दाखिल की थी, और श्रीमती चंपाई दोराई रंजन उसके रिस्पोंडेंट थे जो कि इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी कि चंपकम दोराई रंजन को इस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा? आखिर कहाँ तरह से इस केस में स्टेट ऑफ मद्रास से पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गई थी? चलिए इस मैटर में हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हाईकोर्ट ऑफ मद्रास एक डिफरेंट चीज़ है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको एक बात बता दें, हाईकोर्ट ऑफ मद्रास एक अलग चीज़ है जो, और स्टेट ऑफ मद्रास एक अलग चीज़ है। स्टेट ऑफ मद्रास यानी वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ मद्रास यानी मद्रास में उसमें जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट का मतलब एक तरह से अथॉरिटी को लेके होता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वही चीज़ है, और इसको स्टेट मत मान लीजिएगा आप। ये एक स्टेट यानी एक रूलिंग चीज़ के बारे में, एक अथॉरिटी को लेके है, वर्सेस एक पर्टिकुलर पर्सन जिनका नाम है श्रीमती चंपकम दोराई रंजन। तो अब चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखिए, 1927 में क्या हुआ कि प्रोविंस ऑफ मद्रास के प्रोविंस में इशू हुआ एक गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसे हम लोग जानते थे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर से। कम्युनल जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट भी जीओ इशू करती है, उसी तरह से कम्युनल जीओ था। कम्युनल का मतलब जैसे आपको पता ही है कि हिंदू मुस्लिम को लेके भी कम्युनल एक बार 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में उसमें इशू किया गया था, मतलब सेपरेट इलेक्शन को लेके। ये उससे थोड़ा हट के 1927 में किया गया था। इसे कम्युनल जीओ पास किया गया था, इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर था। कम्युनल इसमें किस कॉलेज में स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेके इसमें कम्युनल गवर्नमेंट जीओ पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑर्डर कि किस तरह से एडमिशन को प्रोवाइड किया जाएगा कास्ट बेस्ड लेके। तो ये केस उसी को लेकर था। अब इसमें जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर में क्या कहा गया था? इस ऑर्डर में ये कहा गया था जो सीट्स होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, उसको फॉलोइंग बेसिस पे भरना चाहिए। कैसे? एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया। क्राइटेरिया क्या था कि अगर मान लीजिए एक कॉलेज में 14 सीट्स हैं, ये एक एजम्पशन था, 14 सीट्स वैसे नहीं थी, ज़्यादा सीट होती थी, लेकिन एक एजम्पशन के तौर पे बोला गया कि अगर 14 सीट्स हैं तो उसमें से 6 अलॉट किया जाएगा नॉन ब्राह्मण को, हिंदूज को। चाहे आप कितने भी कम्पिटेटिव हो, लेकिन उसमें 6 आपको 14 में से 6 सीट आपको नॉन ब्राह्मण्स को दी जाएगी। और 2 अलॉट किया गया था बैकवर्ड हिंदूज़ को, यानी जो बैकवर्ड हिंदू हैं उनको दिया जाएगा, जैसे हम लोग ओबीसी भी कहते हैं, और 2 ओबीसी कहते हैं, और 2 दिया जाएगा ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स के लिए 2 सीट थी, और 2 अलॉट किया गया था हरिजन के लिए यानी SC ST के लिए। एक दिया जाएगा एंग्लो इंडियन के लिए, जिसमें अंग्रेज और इंडियंस दोनों के जो मिश्रण थे। जैसे मान लिया अगर किसी का फादर अमेरिकन है और मदर इंडियन है, तो एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी में अगर वो इंडिया में ही रह रहा है तो एंग्लो इंडियन की कैटेगरी में वो आ जाता है। या फॉरेन में भी अगर रह रहा है और दोनों में से कोई एक भी अगर इंडियन है या और एक फॉरेनर है तो एंग्लो इंडियन कैटेगरी में आ जाता है वो। और इंडियन सिटीजन्स को और इंडियन सिटीजन हो। और एक दिया गया मुस्लिम्स के एक सीट। तो यानी टोटल कितना, देखिए फिर से हम एक बार बता देते हैं। 14 सीट्स अगर हैं इस कम्युनल जीओ के हिसाब से, जो 1927 में अलॉट किया गया था उसके हिसाब से, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर टोटल 14 सीट्स हैं तो उसमें से 6 अलॉट किया गया नॉन ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण हिंदू को, 2 दिया जाएगा बैकवर्ड हिंदू को यानी ओबीसी को।
आज के दौर में देखा है तो उसको ओबीसी कहेंगे। और 2 दिया जाएगा ब्राह्मण्स को, जो ब्राह्मण होते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ब्राह्मण्स को। और 2 दिया जाएगा हरिजन्स को, यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको। 1 दिया जाएगा एंग्लो इंडियंस को और एंग्लो इंडियंस को, और इंडियन क्रिश्चियंस को, इंडियन के क्रिश्चियंस होते हैं उनको दिया जाएगा, और 1 दिया जाएगा मुस्लिम्स को। तो इस तरह का कुछ टोटल इनका अलॉटमेंट था। अब उस समय क्या हुआ था, जो स्टेट ऑफ मद्रास ने उसने मेंटेन किया था 4 मेडिकल कॉलेज उस समय थे टोटल स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर, जो जिसे स्टेट ऑफ मद्रास ने मेंटेन किया था। और उसमें टोटल चारों मेडिकल कॉलेजेस में मिला के टोटल 330 सीट थी, 330 सीट थी। और उस सारे सीट्स में मिला के 17, उस 330 में से 17 को ऑलरेडी, मतलब जो ये ऑर्डर इशू हुआ था उसको हटा के टोटल जो 17 सीट थे वो रिजर्व कर दिया गया था आउटसाइड, जो उन लोगों के लिए जो कि स्टेट के बाहर से आ रहे हैं, जो स्टेट के बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये इशू किया गया था। 12 को अलॉटमेंट किया गया था स्टेट, मतलब स्टेट की अथॉरिटी के 12 सीट्स को वो मतलब अलॉट कर सकता है। मतलब अगर 12 मतलब मंत्री या कोई ऐसा कोई 12 जो है अलॉट कर दिया गया था कि उसमें जो है 12 सीट जो है वो स्टेट अलॉट कर सकती है, कोई मंत्री हुआ, कोई राजा हो गया, वो इसे अलॉट कर सकता है। उसी तरह से एक केस था। अब उसी तरह क्या हुआ, जो मद्रास स्टेट था उसने अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो जैसे हमने मेडिकल कॉलेज का बताया कि उसमें 330 सीट थे, जिसमें 17 ऑलरेडी रिजर्व कर लिया गया था और 12 रिजर्व कर लिया गया था स्टेट के द्वारा। तो ये हो गया। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल मद्रास के पास 395 सीट्स थी, और इसमें से 21 सीट्स को उन्होंने रिजर्व कर लिया था उन बच्चों के लिए जो कि आउटसाइड स्टेट, जो आउटसाइडर, जो बाहर से आते हैं। और 12 को उन्होंने रखा था अलॉटमेंट ऑफ स्टेट के लिए, जो कि स्टेट के अथॉरिटी को 12 को अलॉट कर सकता है। अब बाकी की जो सीट थे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में वो अपॉइंट की गई थी कम्युनल जियो के बेसिस पे, यानी 1927 पे जो कम्युनल जियो पास हुआ था उसके बेसिस पे। तो अब क्या हुआ कि 1950 में श्रीमती चंपकम दोराई रंजन ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में अंडर आर्टिकल 226 के तहत। 226 के तहत वो अपना एक एप्लीकेशन दायर कर सकती हैं हाई कोर्ट में, अगर कोई भी पिटिशनर चाहे इंडियन का सिटीजन्स तो वो 226 के अंदर अपना पिटिशन दाखिल कर सकता है। तो उसी का प्रयोग करके इन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत का प्रयोग करके इन्होंने एक केस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में दाखिल किया। उन्होंने कंप्लेन किया कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है एडमिशन नहीं दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा था। मतलब जो स्टेट मद्रास मेंटेन कर रहा है इंस्टीट्यूशन में, उसमें इनको एडमिशन नहीं दिया गया। और स्टेट जो है न सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टेट उसको फंडिंग भी देता है। मतलब स्टेट के फंड से वो आगे चल भी रहा है, उसे इसे मेंटेन भी पूरी तरह से इसे स्टेट ही करता है, पर उन्हें उसमें एडमिशन नहीं मिला। और इसलिए सिर्फ नहीं मिला क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्हें इस स्टेट में इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और इससे क्या हुआ कि उनका फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने अधिकारों का प्रयोग करके, कौन से अधिकारों का, प्रोटेक्शन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके उन्होंने जो है ये पिटिशन को दाखिल किया। अब श्रीमती चंपारण दोराई रंजन जो था, ये केस जो है जिस तरह से देखिए हाई कोर्ट, इस बैकग्राउंड में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और इसका क्या क्या आखिर आगे का प्रोविजन इसका रहा, किस किस तरह से ये केस आगे, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। तो श्रीमती चंपकम दोराई रंजन ने एक मतलब कोर्ट से प्रार्थना की कि वो एक रिट इशू करें। रिट जो होता है उसका रिट को मैंडेमस उन्होंने कहा था, ये कमांड जो कि जिससे कि एक कोर्ट जो है कमांड देती है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो मैंडेमस को इशू करें। ये आपको हम पॉलिटी सेक्शन में बताएंगे, जो हमारा यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आपने वो यूपीएससी हमारे कंप्लीट कोर्स को नहीं देखा, यूपीएससी कंप्लीट कोर्स को, तो उसमें आप जाके देखिएगा। अभी उस पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चली, लेकिन बहुत जल्द उस पर पॉलिटी भी स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से हम आपको रिट्स के बारे में भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप इसके बारे में जानें, अगर नहीं तो अगर आप कहेंगे सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तो वो भी बना दें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर बनाएंगे वीडियो। तो इसमें जो इन्होंने कहा कि मैंडेमस का इन्होंने कोर्ट से श्रीमती चंपकम दोराई रंजन ने प्रे किया कोर्ट से कि वो एक रिट इशू करें जिसमें वो कहें कि मतलब जो स्टेट ऑफ मद्रास है और उनके सारे जितने ऑफिसर्स हैं और उनके जितने भी सहायक हैं वो रोक रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं स्टेट ऑफ मद्रास और ऑफिसर्स और जिनके जितने भी सहायक होते हैं वो उनको स्टेट ऑफ मद्रास मतलब मद्रास रोके
सरकार इस रिट का प्रयोग करके ये स्टेट ऑफ मद्रास को रोका जाए और उनके सारे ऑफिसर्स, उनके जितने भी सहायक हैं उन्हें रोका जाए। इन्फोर्स करने से, ऑब्जर्व करने से, मेंटेनिंग या फॉलोइंग द जो रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट होता है वो लगाने से, ऑब्जर्वेंस से या मेंटेनेंस करने से, जो कि अथॉरिटीज़ के द्वारा फॉलो किया जाता है, एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर जारी करके कम्युनल जियो के, जिसमें कम्युनल जियो का जिक्र हो, और जिससे कि जो एडमिशन होता है मद्रास मेडिकल कॉलेज में वो इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि मतलब कि उनके किस तरह कि उनके जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन उसमें हो रहा है। उस अगर ये स्टेट ऑफ मद्रास उसमें एक कमांड जारी कर देगा, एक हाई कोर्ट जो एक कमांड जारी कर देगा स्टेट ऑफ मद्रास को, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो इन्फोर्समेंट जो उन्हें रोका जा रहा है उनको एडमिशन लेने से, वो कहीं ना कहीं नहीं, उनको रोका नहीं जाएगा, जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स के बचेंगे। तो ये टोटल श्रीमती चंपकम दुराई रंजन का एक रिट इशू करने का एक प्रेयर था, एक प्रार्थना थी कोर्ट से। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ आगे। जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास था उन्होंने जजमेंट अपना दिया और जजमेंट में उन्होंने फेवर किया चंपकम दुराई रंजन को कि उनके फंडामेंटल राइट का वाकई में इसमें हनन हो रहा है। और स्टेट ऑफ मद्रास ने इसमें क्या किया कि अब स्टेट ऑफ मद्रास तो हार गया, तो उसने क्या किया कि उसने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये केस इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि अब जैसे चंपकम दुराई रंजन ने तो अपना एक इशू रख दिया जिसमें उन्होंने आर्टिकल 15 का जिक्र किया, आर्टिकल 29 का जिक्र किया। अब आर्टिकल 29 में आखिर होता क्या है? आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि प्रोटेक्शन करता है जो माइनॉरिटीज़, हमारे देश की जो अल्पसंख्यक हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। ये फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में जैसे हमने बताया था कि ब्रैकेट में अगर वन चीज एक कुछ भी लिखा है अगर किसी भी आर्टिकल के जस्ट बाद, तो वो एक क्लॉज के रूप में पढ़ना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका यही है। तो आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में कहा गया कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी इंडिया के किसी भी टेरिटरी का या क्या किसी भी पार्ट का, किसी भी सेक्शन का कोई भी सिटीजन हो, चाहे उसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो, उसका स्क्रिप्ट, उसका कल्चर काफ़ी डिफरेंट हो, पर उसके पास इतना अधिकार है कि वो खुद के स्क्रिप्ट, कल्चर और अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व या कंजर्व कर सकता है उसी तरीके से और पूरी आज़ादी से अपने जीवन को जी सकता है। ये अधिकार उसको आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 देता है। अब ये उसके एक तरह से इंटरेस्ट है उसकी माइनॉरिटी का, वो उसको जिक्र किया। फिर आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 में कहा गया कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स एंड ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। मतलब कोई भी सिटीजन जो नहीं होगा, इंडिया का कोई भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता एडमिशन देने से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि खास तौर पे स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और स्टेट से फंडिंग भी उसको बराबर मिल रही है। उसको सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि उसका रिलीजन अलग है, उसकी रेस अलग है, मतलब उसकी प्रजाति अलग है, उसकी कास्ट अलग है, उसकी जाति अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग, उसकी भाषा अलग है, या इसमें से कोई भी चीज़ अलग है, तो इसे नहीं रोका जा सकता। अब देखिए जो आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें श्रीमती दुराई रंजन ने आर्ग्यू किया कि जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको जो एडमिशन देने से डिनाई किया गया वो उनके कास्ट के बेसिस पे किया गया था, इसीलिए वो वायलेट करता है उनके फंडामेंटल राइट को। इसमें उन्होंने फिर से 2 आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जो कहता है वो प्रोहिबिट यानी मना करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस पर एक मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15, आप लोगों ने देखा होगा। इसको इस पार्ट का आर्टिकल 15 को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस मूवी को देख सकते हैं कि उसमें भी किस तरह से 2 रुपए के लिए एक बच्ची को मार दिया गया था। तो 2 रुपए की सिर्फ एक से 2 रुपए करने की डिमांड करने पे उसमें कुछ इसी तरह का इशू था, मुझे कंप्लीटली याद नहीं है, लेकिन 1 से 2 रुपए के से बढ़ाने के लिए कि एक दिन का उसे 1 से 2 रुपये मिले, जो कि चमड़ा व्यापारी देख था गांव का, उसको 1 से 2 रुपया वो नहीं किया बल्कि उस लड़की को उसने मार के फेंक दिया था। तो ये केस था आर्टिकल 15 में, आप उसे ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी हो। और मैं उसको जो है अमेजॉन प्राइम पे अगर वो वीडियो अवेलेबल होगा तो हम आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आर्टिकल 15 का। तो फिलहाल हम लोग केस पे आते हैं। तो आर्टिकल 15 का उन्होंने जिक्र किया था जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है, उन्हें काफ़ी लोगों से अलग करता है, उनसे भेदभाव की भावना उत्पन्न करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स और बर्थ से की वजह से किसी भी चीज़ के लिए उन्हें रोकता है, उसके साथ भेदभाव होता है, चाहे इशू कोई भी हो, लेकिन वो नहीं हो सकता। ये आर्टिकल यही उनका फंडामेंटल, उनका मौलिक अधिकार है। अब द स्टेट ऑफ मद्रास इसमें अपनी बात भी रखी। उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल में जब भी हम कोई प्रोविज़न पढ़ें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आर्टिकल में जब भी हम कोई प्रोविज़न पढ़ते हैं
किसी भी केस को लेके, तो हमें उसको को बाकी केसेस के, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी चीज़ों के साथ लेके पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 का हम अगर जिक्र भी कर रहे हैं, तो आर्टिकल 46 का भी जिक्र करना चाहिए। क्यों? अब क्यों आखिर आर्टिकल 46 का जिक्र करना चाहिए? देखिए, आर्टिकल 46 जो है वो चार्ज करता है स्टेट को कि वो प्रमोट कर सकता है स्पेशल केयर, मतलब वो एक आर्टिकल 46 से स्टेट को एक अथॉरिटी देता है कि वो प्रमोट कर सकता है स्पेशल केयर। वो स्पेशल केयर को लेके चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके हो, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हमारे स्टेट के वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए ये आर्टिकल 46 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशल केयर दे सकते हैं उनको, स्पेशल कोई उनके लिए लॉ बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन्हें, उनके खिलाफ जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है, जो उनको न्याय नहीं मिल रहा, न्याय हो रहा है उनके साथ, या किसी भी तरीके का उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण हो रहा है, उस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल 46 करता है। तो इस्टा मद्रास का कहना था कि ये जब आर्टिकल 15 और 29 का जिक्र हो रहा है, तो आर्टिकल 46 को भी वो लाइन में ही रखें। अब स्टेट ऑफ मद्रास ने यह भी कहा इसके साथ साथ कि आर्टिकल 46 जो आता है वो आता है पार्ट 4 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। हालांकि मानते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि ये किसी भी इन्फोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट के लॉ के, उसे इसे मानना ही मानना है, बट ये फंडामेंटल है, अगर किसी भी कंट्री को गवर्न करना है तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब इन्होंने इस पर एक और आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या करता है कि एक ऑब्लिगेशन डालता है, एक मतलब कर्तव्य की भावना को डालता है ये स्टेट के ऊपर कि वो अप्लाई करें उन सारे प्रिंसिपल को, जिससे कि जब भी लॉ बनते हैं तो उसके लिए स्टेट को सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। और स्टेट जो है वो इंटाइटल होता है कि इसी के बेसिस पर, आर्टिकल 37 बेस पे इन्होंने कहा कि स्टेट जो है इसी के आर्टिकल 37 के बेसिस पे इंटाइटल है, यानी कि प्रतिबद्ध है कि मेंटेन करे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को, फिक्स करे प्रोपोर्शनल सीट एक फिक्स करे, अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ और ऑर्डर जो है वैलिड करे लॉ के लिए, और जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का वायलेशन ना करे। तो इसके बारे में इन्होंने कहा, इसीलिए अगर कोई भी पर्सन जो है अगर एडमिशन उसको नहीं मिलता है अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनल जीओ, यानी कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए को अगर ध्यान मध्य नजर रखते हुए अगर उसको एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसके किसी भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आर्टिकल 15 और 29 का, जैसा चंपाकम दोराई रंजन ने इसका जिक्र किया था, तो उसका अगर ये एक बेस बना के लड़ रही हैं, तो आर्टिकल 46 और आर्टिकल 37 को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये टोटल आर्गूमेंट था, इस तरह से चला सारा चीज़। अब चलते हैं जजमेंट की तरफ कि आखिर इस सारे केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अभी आपको हम इसके इंपॉर्टेंस के और इसके इम्पैक्ट के बारे में भी बताएंगे। तो ये देखिए, इसका जजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था, इसका जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो रियल में वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, जो कि सिटीजन्स को गारंटी की गई है आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसीलिए उसे हम आर्टिकल 13 का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से वायड है, नल है, उसका कोई भी मेन आधार नहीं है, उसे हम लोग खारिज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 2 जो आता है आर्टिकल 29 का, वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट का को किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए। ये राइट तो किसी की एजुकेशन, किसी भी सिटीजन्स को एडमिशन लेना किसी भी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और जो कि क्लास 2 में दिया गया है, जो कि इंडिविजुअल सिटीजन हो और सिटीजन, और वो किसी भी कम्युनिटी चाहे किसी भी क्लास के सिटीजन्स का, उसको ये अधिकार मिला है। ये राइट जो है वो डिनाइड नहीं किया जैसा सिटीजन से, सिर्फ इसलिए कि उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज या कोई भी इसमें इसके ग्राउंड पे इसका हवाला देके हम उसको खारिज नहीं कर सकते। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई भी सिटीजन जो है जो कि एडमिशन चाहता है किसी भी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या स्टेट से फंड ले रहा है अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता एडमिशन को, एडमिशन देने के लिए किसी भी स्टूडेंट को, सिर्फ इसलिए कि उसका रिलीजन है, कास्ट से इसमें से कोई भी अलग है। बस शर्त इतनी है कि जो वो पर्सन है, जो पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन है, जो कि बार बार इसका जिक्र कर रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका फंडामेंटल राइट का लॉस हो रहा है, उसके पास वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे वो उस पर्टिकुलर एकेडमी या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पा सके। अगर एडमिशन डिनाइड किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका रिलीजन, कास्ट से सब अलग है, तो ये कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट को हनन करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चंपाकम दोराई रंजन की बात को मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट 4 में जिसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी भी
ओवरराइड नहीं कर सकती या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं आ सकती, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमेशा नीचे है। अगर हम कभी भी ध्यान देंगे तो फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर रखेंगे, जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत गारंटी दी गई, यानी पार्ट 3 का जो फंडामेंटल राइट गारंटी दी गई है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर है, यानी पार्ट 3 पार्ट 4 के ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म किया कि एक सब्सिडरी के तौर पे काम करना फंडामेंटल राइट का, वो भी पार्ट 3 में दिया गया है कि ये मतलब राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सब्सिडी की तरफ काम करे, फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम करे पार्ट 3 के अंतर्गत। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिससे आर्टिकल 37 जो है वो अनइंफोर्सेबल हो जाती है कोर्ट का, वो कभी भी प्रोविज़न उसका फाउंड नहीं किया जाता पार्ट 3 में, और ना ही वो ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोविज़न जो है जो कि पूरी तरह से इन्फोर्सेबल है अप्रोप्रिएट रिट्स या ऑर्डर के जो कि डायरेक्शन दिया गया आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और वो उसके बराबर में नहीं खड़ी होती आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसके भी बराबर में आर्टिकल 37 को हम खड़ा करके नहीं देख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 37 के अंतर्गत स्पेस किया गया है वो अनइंफोर्सेबल है, जो आर्टिकल 37 का इन्होंने जिक्र किया था कि वो कोई भी स्टेट को लॉ बनाना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, कि अगर कोई भी अगर वीकर सेक्शन के किसी भी इकोनॉमिक का एजुकेशन चीज़ों की अगर होना है तो उसके लिए लॉ बनाना एक प्रतिबद्ध है सरकार की, उसको लॉ बनाना है। उस चीज़ को लेकर इन्होंने कहा कि वो अनइंफोर्सेबल हो जाए कोर्ट के द्वारा, क्योंकि पार्ट 3 के द्वारा पार्ट 3 के द्वारा प्रोविजन में वो नहीं सेट होता है, और बाकी प्रोविज़न के साथ भी नहीं वो एक्सप्रेस होता है एज वेल एज, और एक्सप्रेस किया गया है कि ये जो है इन्फोर्सेबल हो जाता है अब अप्रोप्रिएट रेट्स के द्वारा, ऑर्डर्स के द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 के तहत। अब इसीलिए जो आर्टिकल 32 और 37 को नल कर देता है, इसीलिए जो कोर्ट ने वो क्लासिफिकेशन दिया कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर का, वो प्रोसीड किया बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन जो दिया गया कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर का वो अपोज करता है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक इससे फंडामेंटल राइट्स का क्लियर रूप में वो वायलेशन करता है, इसलिए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के तहत तो कम्युनल जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो इनकंसिस्टेंट है, वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता विद प्रोविज़न के साथ, आर्टिकल 39 के क्लॉज 2 के प्रोविज़न के साथ जो कि पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, वो नल करार दिया जाता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। इसीलिए कोर्ट जो है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के जजमेंट को सही करार देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के जजमेंट को सही किया, और स्टेट ऑफ मद्रास यहाँ फिर से हार गया, और यही यहाँ पे सबसे बड़ी जीत हुई चंपकम दोराई रंजन की। अब यहाँ की जो इंपॉर्टेंस है इस केस की वो हम आपको जरा डिस्कस कर लेते हैं। चंपकम दोराई रंजन का केस जो है वो डिसाइड करता है सुप्रीमेसी का किसके बीच में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। ये उन केसेस में से एक है जो क्वेश्चन करते हैं रिजर्वेशन का, एडमिशन को लिए। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन चाहिए तो उस पर जो क्वेश्चन का रिजर्वेशन की बात होती है उसकी उस पर ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो ये बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं, आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ा। कोर्ट हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट में गया, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी हमने बता दिया आपको, जजमेंट भी बता दिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे आम जनता की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखिए चंपकम दोराई रंजन केस अगर उमेश थापड़ के केस के साथ अगर देखा जाए तो वो एक जरूरी कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना मस्ट हो गया था। जो पहला अमेंडमेंट हुआ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन दोनों केसेस के इफेक्ट से ही हुआ, जैसे कि चंपकम दोराई रंजन ने रिजर्वेशन की बात की, और रमेश थापड़ ने, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, और अगर रमेश थापड़ की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्व था। तो उन दोनों की चीज़ों को मिला के देखे हुए जो उन्होंने पहला अमेंडमेंट हुआ वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में डाला गया, जो कि ये कहता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस आर्टिकल में, जो क्लॉज 2 के आर्टिकल 29 में, जो प्रिवेंट कर सके स्टेट को कोई भी लॉ बनाने से, चाहे वो स्पेशल प्रोविज़न को लेके हो, चाहे वो किसी भी स्पेशल प्रोविज़न, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल में या क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 में वो प्रिवेंट कर सकती है, मतलब रोक सकती है इस स्टेट को कि वो कोई भी लॉ बनाए या कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाए जिससे कि सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस आगे ना बढ़ पाएँ, और क्लासेस आगे ना बढ़ पाएँ, और शेड्यूल कास्टेज या शेड्यूल ट्राइब्स के केस में। यानी कि आर्टिकल जो क्लॉज 2 में दिया गया है आर्टिकल 29 के, और आर्टिकल 15 में जो इसका दिया गया है क्लॉज 4 में, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सरकार को रोके कि वो कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकें। यानी सरकार प्रोविज़न इंडिपेंडेंट रूप से बना सकती है। तो ये पूरा था केस, चाहे वो एससी को लेकर हो, चाहे सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन्स को लेकर हो। लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स हमेशा
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर है, हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस जजमेंट का अपना एक अलग महत्व है, इसमें रिजर्वेशन की भी बात की गई और आर्टिकल 15 में का भी इसमें जिक्र है, आर्टिकल 29 का भी इसमें जिक्र है। तो ये सारा केसेस बताता है इस केस की महत्वता के बारे में। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। हमने अपने एंगल से जितना समझा, मैं कोई लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने अपने जितना मैंने स्टडी किया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट के रूप में मैंने रमेश थापड़ को भी का केस भी बताया था, जिसको आपने बहुत ही पसंद किया था, बहुत ही ज़्यादा देखा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दूसरी वीडियोज़ को लेके आता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी केस के डेप्थ में समझना किसी केस को। तो अगर आप ऐसे ही केसेस और आके एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी के कोर्स को चाहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप कोर्स को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए ये सारे केसेस यूपीएससी में आपको मदद करने वाले हैं। इसके लिए आप अलग से अगर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इसको आप मेरे ही जजमेंट की वीडियोज़ को देख लेंगे 2-3 बार, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं, मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं काम आएगा। हो सकता है बेशक ये आपके प्रीलिम्स में कहीं काम ना आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रीलिम्स में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कहीं ना कहीं इसका रोल होगा ही होगा। मेंस के लेकिन आंसर राइटिंग में डेफिनेटली ये आपको वर्क करेगा। आप कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर सकते हैं पॉलिटी में और भी कई जगहों पे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की बात आ रही है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो आप यूपीएससी के कोर्स में इसको अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करके डाल सकते हैं और अपने आंसर को, और इंटरव्यू में भी अगर आप थोड़ा केसेस का जिक्र करेंगे तो थोड़ा इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। तो इसलिए हमारे वीडियोस को बार बार देखिए। आपको कोई इस पर नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, हमारे वीडियो में खुद ही पर्याप्त चीज़ें आपको हमने दे दी हैं, और चाहे तो नोट बना भी सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है, ये भी वो भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। हम एक अपने पेज को भी यहाँ पे आपको बताते हैं टिस्का पेज के बारे में, जिसमें हमने ऑफिस प्रोडक्ट्स और स्टेशनरी को इंक्लूड करना शुरू किया है अपने पेजेस में। तो अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया तो कीजिए, उस पोस्ट पे जाइए। यूपीएससी से मोटिवेशन से रिलेटेड कई चीज़ें हमने वहाँ पे पोस्ट की हुई हैं, गुड लक से रिलेटेड कई चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप उसे देख के पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको खरीदिए और अपने डेस्क पे एक रखिए। एक अशोक स्तंभ का एक बहुत ही अच्छा एक आर्ट पीस है, उसको आप अपने डेस्क पे रखिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के बारे में, और अब हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।